Hello and welcome back to Advocate Club, the channel dedicated to providing you with the latest update and insights on legal examination and career opportunities. Today we have an important announcement for all candidates of JMFC Maharashtra examination. In this video, we will discuss the release of the examination date and the crucial detail you need to know of examination. The Maharashtra Public Service Commission, also known as MPSC, has finally released much awaited examination date, friends. This notification brings on one step closer to realizing our dreams of becoming judicial magistrate first class in Maharashtra. So let's get started. Maharashtra Lok Seva Ayog. The ad published in the MPSC website is in Marathi. So we need to understand in Hindi and English, वाइस वर्सा. जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है मैं ट्राई करूँगी कि सबके डिटेल इसमें छोटी छोटी बातें कवर कर सकूँ और पूरी ॲड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ फ्रेंड्स. जसं की तुम्ही सगळे जाणता फ्रेंड्स की महाराष्ट्रने MPSCची साईडवर नोटिफिकेशन रिलीज केला आहे. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंड अधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा जी 2022ला आली होती ॲड आणि त्याचं जे इंटरव्ह्यू हे डेट आहे रिलीज झालेली आहे ती 2023मध्ये झालेली आहे. खूप लांब झाली ही 22मध्ये होणारी एक्झाम आता 23मध्ये होणार आहे. पण आपल्यासाठी खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे कारण की 114 जागांसाठी ही जी आहे पदावर ही जागा रिलीज करण्यात आलेली आहे. सो आपण याचा जे आहे ब्रीफ बघणार आहोत. काय इमेज आहे, काय एज क्रायटेरिया असेल, काय आपल्याला एक्सप्लेनेशन लागतील का, जे पण छोटे छोटे डिटेल्स आहेत या ॲडमध्ये मी ट्राय करेल तुम्हाला एक्सप्लेन करून डिटेलमध्ये सांगण्यासाठी. या ॲडचा जाहीर क्रमांक जो आहे तो आहे 2623. हा इम्पॉर्टंट असतो फ्रेंड्स, तुम्हाला पुढे लागणारा असतो म्हणून हे लक्षात ठेवायला पाहिजे तुम्हाला. चला तर आपण बघणार आहोत. एक्झाम डेट जी आहे दिनांक 9 सप्टेंबर 2023 हे पण रिलीज करण्यात आली है MPSCच्या थ्रू. 114 पोस्ट आहेत. और हिंदी में अगर मैं करना चाहूँ इसको तो 114 जो है महाराष्ट्र के लिए जगह रिलीज़ हुई है फ्रेंड. एंड इसकी जो जाहिरात क्रमांक है या फिर ऐड क्रमांक बोलेंगे वो है 26/2023. ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये आपको फ्यूचर में काम आएगी इस एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे. एंड इसकी जो रिलीज़ डेट है, एग्ज़ामिनेशन डेट रिलीज़ की है MPSC ने, वो है फ्रेंड्स 9 सितंबर 2023. और ये जो एग्ज़ाम होती है फ्रेंड औरंगाबाद, मुंबई और नागपुर ये डिस्ट्रिक्ट पे ही लेने में आती है. ये 3 डिस्ट्रिक्ट पे फ्रेंड्स, औरंगाबाद, मुंबई एंड नागपुर. तो चलिए इसमें जो सेकंड नंबर है उस पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उस तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स. पूर्व परीक्षेच्या निकाला आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुख्य परीक्षेचे दिनांक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल. जो फर्स्ट एग्जामिनेशन जिसको प्री बोला जाता है वो क्लियर करने के बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन का डेट होगा वो अलग से स्पेसिफिकली दिया जाएगा ऐड में, या फिर अलग से स्पेसिफिकली MPSC के साइट पे अपलोड किया जाएगा. थर्ड जो इसका पॉइंट है, पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत कालावधीपर्यंत शासनाकडून अतिरिक्त मागणी द्वारे प्राप्त होणारी सर्व पदे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी विचारात घेण्यात येतील व अशा अतिरिक्त मागणीपत्राचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. अब इसमें तो पूरा ऐड बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, 5 पेज का. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूँगी जो अभी आपको नेसेसरी है अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, तो इसका जो 4th पॉइंट है, ऑनलाइन जो अर्ज़ करना है वो बताया हुआ है, ऑनलाइन अर्ज़ मंगाया है बोलकर. और 5 पॉइंट में आपको इम्पोर्टेंट दे रखा है फ्रेंड्स. देखिए 5 पॉइंट क्या बता रहा है हमारा, जस्ट अ मिनट. ओके, तफसील दे रखा है मतलब किस पोस्ट के लिए है, एंड डेट्स दे रखी है हमारे 5 पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे लिए. क्योंकि 26 तारीख फ्रेंड आज का पहला डे है. 24 में जब से ये अर्ज जो है ऑनलाइन आप फील कर सकते हो, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 जून फ्रेंड्स. 13 जून के रात 12 बजे तक सपोज़ कर लो आप, और दोपहर में 14 बजे से क्या हो जाएगा, आज से या फिर 24 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा पोर्टल, जिससे आप जो है अर्ज़ सादर कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन भर सकते हो. नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है फ्रेंड,
ऑनलाईन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक. जसे की आपण सगळे जाणतो, परीक्षेनंतर आपण जो पण फॉर्म भरतो त्यानंतर आपल्याला हे महत्त्वपूर्ण असते की आपल्याला एग्ज़ामिनेशन फ़ी भराव लागते. सो कॉज जो फीस भरने का स्ट्रक्चर होता है वो पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है कि किस डेट को भरना है. तो लास्ट डेट जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी भरने की फ्रेंड्स वो है 13 जून. एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है वो भी हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट वन है थर्ड पॉइंट इसका, भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षाचा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक. अगर आप बैंक में भर रहे होगे तो बैंक में जो डीडी मिलता है, प्रत घेण्याचा दिनांक मतलब उसकी जो ये मिलता है, चालन जो मिलता है बैंक से हम लोगों को पैसे भरने के बाद, वो जो है उसकी डेट हमको 15 जून तक का उसका टाइम दिया हुआ है फ्रेंड्स. फोर्थ है चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक. अब आप बैंक में भरोगे पैसे, आपको चलन की जो रिसिप्ट मिलेंगी 15 तारीख को, तो वो अगर सबमिट कर रहे हो आप तो उसको अपने को लास्ट डेट जो है वो 16 जून तक मिल जाएगी फ्रेंड. और इसमें जो पात्रता है, इट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज़ फर्स्ट वन, इट मस्ट बी द इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिक तत्व. ये रहिवासी कहाँ का होना चाहिए फ्रेंड्स, ये इंडिया का रहने वाला होना चाहिए. ये इसमें जो है फर्स्ट क्राइटेरिया है. और इसकी जो एज लिमिट्स होने वाली है वयोमर्यादा वो हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स. अब सॉरी, ओके, गिव मी जस्ट 1 minute, आई एडजस्ट इन माई पेज फ्रेंड्स. एक्चुअली मैंने देखा है फ्रेंड्स कि किसी ने डाला है इस ऐड के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन उसमें जो है एज का जो डिफरेंस दिखाया हुआ है वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा. इसको मेरे को लगा कि आपको सही से बताना चाहिए कि ये एज का जो क्राइटेरिया है इस किस तरह से डिफ़र करता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो डीप में लाने का सोचा है फ्रेंड. अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिनांक 19 मई 2023 रोजी, मतलब 19 मई की रोजी जब तारीख है वो तब तक एज कितना होना चाहिए वो इसमें बताया हुआ है. तो नवीन विधि पदवीधर ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा है फ्रेंड, मैंने देखा है. सिर्फ बोलते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है, मतलब 30 है और 30-40, दैट्स इट. तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज ये इसमें ऐसा होता है कि प्रैक्टिशनर भी होते हैं और फ्रेशर भी होते हैं. तो फ्रेशर का क्या एज लिमिट होता है, क्या उसको लगती है, एक्सपीरियंस लगता है या नहीं लगता है, वो इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए हम देखते हैं. जो अगर नवीन विधि पदवीधर मीन्स जो फ्रेशर है, जिसने सिर्फ LLB पास किया है और उसकी जो एज है वो 25 के अंदर, 25 के अंदर है, तो क्या होगा, उसकी कम से कम वही मर्यादा कितनी होना चाहिए, मिनिमम एज तो 21 सबके लिए है फ्रेंड्स, मिनिमम 21 होगा. और जो अमागस है मतलब ओपन जो कैटेगरी है उनके लिए 25 है फ्रेंड्स. किसके लिए है, 25 है. जो ग्रेजुएशन पास करके LLB या फिर BSL आते हैं उनको 25 की एज तक वो फ्रेशर, एज अ फ्रेशर विदाउट प्रैक्टिशनर भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, LLB या फिर LLM. और मागास वर्गीय जो कैटेगरी होती है उनके लिए 30 ईयर्स है फ्रेंड. लेकिन सबका क्या हो रहा है कि 30 बताया जा रहा है, 30 नहीं है. तो 25 ओपन के लिए और 30 बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो भी क्लास को रिजर्वेशन दिया जाता है उनके लिए फ्रेंड. और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, विधी शाखेतील पदवी LLB या BSL, सदर पदवी प्राप्त करण्यासाठी घेण्यात येणारा प्रत्येक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण करून पदवी प्राप्त केली असली पाहिजे. क्या होना पड़ेगा, जो भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, हमारा LLB का 3 ईयर का जो कोर्स होता है या BSL का 5 ईयर का जो कोर्स होता है, उसमें जो हम सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं फ्रेंड, परीक्षा प्रथम, तो जो सेमेस्टर में बैकलॉग जिसके लगते हैं वो इसमें नहीं चलेगा. कैसा होना चाहिए, एकदम बैक टू बैक क्लियर करते हुए रहना चाहिए. हर सेमेस्टर में उसको पास होकर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना नेसेसरी है. अगर बैकलॉग लगते हैं तो ये जो नवीन विधि पदवीधर है मीन्स जो फ्रेशर है वो एलिजिबल नहीं होगा. अगर वो क्लियर होगा पूरे के पूरे उसके 6 एग्ज़ाम विदाउट ATKT या विदाउट बैकलॉग के, तो वो इसमें एलिजिबल हो सकता है. और आनी दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, और नहीं आनी है, आनी यानी एंड आता है फ्रेंड. ओके, एंड विधी पदवीचे अंतिम वर्ष किंवा विधीमधील पदव्युत्तर पदवीचे अंतिम वर्ष LLM किमान 55% इतक्या गुणांनी दिनांक 19 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक. इसमें क्या बोला है फ्रेंड, विधि पदवी यानी LLB
किंवा पदव्युत्तर पदवी यानी LLM, ये है LLB। ओके जस्ट अ मिनट, मेरा पेन भी नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, गिव अ मिनट। वहाँ LLB लिखने की ट्राई कर रही थी एक्चुअली मैं, वो हो नहीं रहा है। चलिए हम इधर ट्राई करते हैं, जगह भी है हमारे पास। LLB, अरे नहीं चलेगा मुझे लगता। ओके आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ जो LLB और BSL होता है वो विधि पदवी के लिए बताया जा रहा है। और LLM तो इसमें कीमान मीन्स कम से कम कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए फ्रेंड। 55 के नीचे होगा तो भी नहीं चलेगा, ये 55%। ओके, ये हो गया पहला क्राइटेरिया जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेशर्स के लिए। अब जो फ्रेशर नहीं है, जिसका एज 25 क्रॉस कर गया है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एजुकेशन लेट स्टार्ट करते हैं और उनका डिग्री आने में ही 25 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उनके पास ये सेकंड ऑप्शन है, वकील, अटर्नी किंवा अधिवक्ता, मतलब जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए ये ऑप्शन है, जिसका 25 क्रॉस हो गया, या फिर कोई बैकलॉग मीन्स जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनका 30 ईयर क्रॉस हो गया, उसके बाद उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो उनको भी ऑप्शन है 3 ईयर की वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन वो फिर से ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या है फ्रेंड, यहाँ पर इसकी मिनिमम जो एज है वो तो 21 है, ये तो कंपलसरी है, और जो ओपन के लिए है वो है 35 ईयर फ्रेंड्स, 35 ईयर्स होना चाहिए एज उनकी। एंड जो बैकवर्ड क्लास है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके लिए 40 की जो है एज लिमिट रखी गई है आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो हम आगे देखेंगे। विधी शाखेतील पदवी चाहिए यहाँ पे सिर्फ LLB, मुंबई उच्च न्यायालय किंवा त्यास दुय्यम असलेल्या न्यायालयातील 19 मे 2023 रोजी वकील किंवा अटर्नी किंवा अधिवक्ता म्हणून किमान 3 वर्ष वकिली व्यवसायाचा अनुभव, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर या पदवीवरील महाराष्ट्रातील सेवा न्यायालयीन व्यवसाय म्हणून समजली जाईल। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो क्राइटेरिया है इसमें दिया हुआ है, तो 3 ईयर की एडवोकेसी की जो प्रैक्टिस है वो नेसेसरी है। देन उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद भी 3 ईयर की प्रैक्टिस के बाद 35 साल के अंदर तक ओपन के लिए और 40 साल के अंदर तक कंप्लीट होने के पहले तक ये एग्जामिनेशन हम दे सकते हैं, उसके बाद हम बार्ड हो जाते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज फॉर फ्रेशर 25 ईयर ओपन एंड फॉर बैक reservation 30 year, and for the advocate or for the practitioner 35 year for open category and 40 years for other class, and most important 3 year practice for the non fresher or experienced candidate. Then सेवा कर्मचारी, थर्ड पॉइंट, मिनिस्ट्रल स्टाफ, उच्च न्यायालयाच्या सेवा कर्मचारी वर्गाचे मिनिस्ट्रल स्टाफ सदस्य, उच्च न्यायालयास दुय्यम असलेल्या न्यायालयाच्या सेवा कर्मचारी वर्गाचे मिनिस्ट्रल स्टाफ, जे स्टाफ्स असतात फ्रेंड्स मिनिस्ट्रल, त्यांच्यासाठी पण इथं जे आहे मुभा दिलेली आहे एजमध्ये, एज लिमिटेशन मे बी नॉट रिड्यूस बाय दिस opportunity. Minimum criteria for this ministerial staff is 21 years and maximum is 45 for the open category and for reservation 50 years. विधि शाखेतील पदवी is necessary. LLB is first priority for this examination and for the विधि पदवी प्राप्तीनंतर 19 मे पर्यंत किंवा तत्पूर्वी किमान 3 वर्षाची सेवा झालेली असणे आवश्यक आहे. सो इसमें क्या होगा, इट इज़ मैंडेटरी टू 3 ईयर मिनिस्ट्रियल स्टाफ अपॉइंटमेंट, देन दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सेवा कर्मचारी अगर आप है थर्ड पॉइंट में, तो मिनिमम एज 21 होगी, 45 होगी ओपन के लिए मैक्स, और 50 होगी अदर के लिए. LLB होना कंपलसरी है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, 3 ईयर की जॉब होना चाहिए. मैंने आपको ये इन डिटेल इसलिए बताया फ्रेंड्स तीनों लैंग्वेज में, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसका नॉलेज होगा तो हम आगे अच्छे से कंप्लीट कर हमारी जो कंप्लीट कर पाएंगे एग्ज़ाम. ये मेरा डिस्प्ले आज बहुत सता रहा है फ्रेंड्स. ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट का जो है सदस्य मंत्रालय विधि व न्याय विभाग के, वो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, जो भी वर्किंग का स्टाफ होता है ना, उन सबको क्या होता है, अगर वो न्यायालय में काम करते होंगे, कहीं पर भी कोई वर्किंग हो गए न्यायालय से रिलेटेड, कोर्ट का स्टाफ इन शॉर्ट, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है. इतना ही है उसका. अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते चलते हैं. हाँ चलिए,
थम गया। मराठी भाषेतील ज्ञान, तो ऑब्वियसली है ये महाराष्ट्र जुडिशरी का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर मराठी लैंग्वेज, जैसा कि हम सब देखते हैं कि हर एरिया में अपनी अपनी लैंग्वेज प्रेफर की जाती है, तो ये महाराष्ट्र है तो यहाँ मराठी आना कंपलसरी है आपको। नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्रियन ही ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप महाराष्ट्र के बाहर से भी बिलोंग करते हो, स्टेट से किसी भी, तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बता दूँगी कि जो है महाराष्ट्र का सिलेबस जो है जुडिशरी का, वो सबसे छोटा सिलेबस है फ्रेंड। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जनरल नॉलेज भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पर्टिकुलर 13 सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं के अंदर ये सब कुछ एग्जामिनेशन चलता है। तो जितने भी स्टेट को आप कंपेयर करोगे तो सबसे कम सिलेबस स्टेट का है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सब दे सकते हो। मगर इम्पॉर्टेंट है कि आपको मराठी भाषा आनी चाहिए, लिखने, बोलने, पढ़ने, सुनने सब, और इसका सर्टिफिकेट भी जो है आपको लेना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हो मैनेज। तो आप बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम के लिए ओपनली आ सकते हो, और बहुत एग्ज़ाम ईजी होने वाली है अदर स्टेट्स के लिए, बिकॉज बहुत छोटा सिलेबस है। It is very important to all other state candidates too. They are also eligible to taking this exam and giving this examination, because the syllabus of this examination is very short than other states. Then हमारा जो पॉइंट है वहाँ हम चलते हैं। मराठी भाषेचे उत्तम रीतीने बोलना आना, पढ़ना आना और लिखना आना इम्पॉर्टेंट है। उनको पूरा सा ज्ञान होना चाहिए अच्छे से मराठी का। और क्या होना चाहिए, सफाईद्वारे भाषांतर करता येणे, और जो ट्रांसलेशन है, भाषांतर मीन्स ट्रांसलेशन क्या है, उनको करते आना चाहिए, तो वो एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ के जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें जो है मुलाखतीमध्ये मराठी भाषण झालेल्याप्रमाणे प्रत्येक विहित नमुन्याने सादर करण्यात येईल। अटर्नी किंवा अभिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, ये जो हो गए क्या हो गए, मुलाकाती इंटरव्यू के टाइम के वेळ मराठी भाषेचा जो ज्ञान होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम के इंटरव्यू के टाइम पे जब लगेगा ना आपको मराठी भाषा का आपको नॉलेज है, वो टाइम पे किसका लगना चाहिए आपको, तो वो बता रहे हैं कि इन मुख्य जिला न्यायाधीश का जो होता है आपके एरिया का, तो उनका एक लगता है सर्टिफिकेट। नवीन विधी पदवीधर होंगे तो LLB LLM उनकी नोंद करे वाली है विद्यापीठ से, वो उच्च न्यायालय आणि त्यास दुय्यम न्यायालय, मंत्रालय इत्यादी विभागातील कर्मचारी ज्यांच्या नियंत्रणाखाली सेवा आहे, जो सेवा कर रहे हैं, जो हमने ऊपर बोला कि हम कर रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल है, उसके सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे ना, वो कब लगेंगे हमको, जब इंटरव्यू रहेगा तब। विशेष परिस्थिती निवृत्त दिवाण न्यायाधीश गणेश यांच्या पूर्वदेशन, ये इसमें चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए पॉइंट। नेक्स्ट है मराठी भाषेविषयी अर्थ धारण करणाऱ्या उमेदवारांना बाबतीत शासन निर्णय सर्व महिना आत मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक। जिसने परीक्षा जो है उत्तीर्ण करके नहीं रखा है उसको क्या होगा, 6 महीने के अंदर का टाइम दिया जाएगा कि मराठी भाषा का परीक्षा को पास करके लेने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स। अनुभवाचा पुरावा, मुलाकातीच्या वेळी जब इंटरव्यू होगा उस टाइम पे खाली प्रार्थी विहित जो पुरावा है उसको वो देना पड़ेगा अनुभव का। अगर वकीली कर रहे तुम या फिर कोई कर्मचारी, हमने देखा था जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है तो उसको क्या वो है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या वकील है वो वकील की प्रैक्टिस करते हैं जिस भी ज़िले में, वहाँ से उसने प्रैक्टिस किया है 3 साल का, उसका सर्टिफिकेट मिलता है फ्रेंड्स। वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करते हो, लाइक आप प्रैक्टिस करते हो पूना में, बॉम्बे में, जहाँ पर भी समझ लो। और इम्पॉर्टेंट ये भी याद रखिए फ्रेंड, इसमें एक छोटा सा बात है कि आप क्या नहीं कर सकते हो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सुप्रीम कोर्ट से अगर आप लेकर आते हो जो हमने प्रैक्टिस किया है मराठी भाषा का ट्रांसलेशन का, तो ये नहीं चलता है फ्रेंड। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने प्रैक्टिस की है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से आप वकील हो 3 साल के, एंड आपको मराठी भाषा आती है लिखने बोलने, उसका सर्टिफिकेट जो है आपको लाना पड़ता है। वो आप आपके रजिस्ट्रार को दे सकते हो, आपके जो सनद होती है और आपका आधार ID कार्ड होता है जो हमको मिला होता है बार काउंसिल से, वो देने के बाद एक एप्लीकेशन करना होता है, देन आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर, तो उसका कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनको उनका वहीं से निकाल के लेना पड़ता है जहाँ वो वर्क करते हैं। देन है शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाचा कालावधी, तो एज्युकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा है फ्रेंड। इसमें विद्यापीठाकडून संबंधित परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकास शैक्षणिक अर्हता संपादन केली आहे असे समझले जाईल। तो विद्यापीठ में जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ के रिज़ल्ट पे जो डेट दिया हुआ होता है उसी डेट पे आपने कंप्लीट किया ऐसा माना जाएगा। और जो हमारी एग्ज़ाम 19 मई की डेट है तब तक वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 ईयर प्रैक्टिस किया अगर है तो, और डिग्री जो है आपकी वो निकल जाना चाहिए। और इसमें विहित नमूने ये नीड नहीं है। निवड प्रक्रिया कैसी होगी, तो इसकी जो
ये होती सर एग्जामिनेशन जो होता है इसका किस तरह से लिया जाता है उसका बताया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें प्री होती है फ्रेंड्स, मेंस होती है एंड इंटरव्यू, ऐसे 3 टप्पे होते हैं। प्री होती है जिसको उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो शेड्यूल्स है वो टाइम टू टाइम एमपीएससी अपनी साइट पे अपलोड करते रहता है। अरे मेरा डिस्प्ले आज बहुत परेशान कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, देन है सर्वसाधारण तफसील। साधारणतः अब इसमें ये है कि वेतन कितना होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, क्या तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि हमको मिलने वाला कितना पेमेंट जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें जो वेतन दे रखा है 27,000 से 44,000 का बता रखा है इन्होंने, सर्वसाधारण बता रखा है इतना होता है। देय भत्ते अलग होते हैं। और जो उमेदवार सदर पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत या उच्च न्यायालयाकडून दिनांक 19 रोजीच्या पत्राद्वारे प्राप्त अधिनियम संपूर्ण दुर्बल घटकाची उमेदवारांची मागासवर्गीय उमेदवारांना अन्य असलेले कोणतेही फायदे सवलत देत नाही। अंध व अल्पदृष्टि जिसको दिखाई नहीं देता ना सही से, उनके लिए बताया हुआ है ये क्लॉज फ्रेंड। और कर्तव्य जवाबदारियाँ जो है तो उसके तफसील जो है एमपीएससी की वेबसाइट पे दे दी वाली है। परीक्षा के टप्पे कैसे रहेंगे यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है। पूर्व परीक्षा इट मीन्स प्री एग्जामिनेशन, देन मुख्य परीक्षा इट मीन्स द मेंस एग्जामिनेशन, मुलाकात इज इंटरव्यू। तो 100 मार्क का होता है हमारा एमसीक्यू का पूर्व परीक्षा, जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, जिसकी डेट जिसकी ये नोटिफिकेशन है 9 सितंबर जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो होता है 100 मार्क का, 100 मार्क्स का विथ निगेटिव मार्किंग। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा मीन्स मेंस एग्जामिनेशन, तो वो 200 मार्क का होता है। 100 मार्क के सिविल एंड क्रिमिनल के 2 पेपर होते हैं। एक ही दिन में 3-3 घंटे के गैप, 3-3 घंटे के होते हैं, 3-3 आवर्स के होते हैं। इन बिटवीन 1 और 2 आवर का कुछ गैप दिया जाता है। और जो हमारा इंटरव्यू होता है वो होता है 50 मार्क्स का, जो हमारे क्वालिफाइड जजेस जो है वो ऑनरेबल जजेस लेते हैं, जिनके सामने एमपीएससी के कुछ मेंबर्स भी होते हैं। और जो ये वेबसाइट है जिसके ऊपर ये इसका अभ्यासक्रम परीक्षा का जो भी हमारा सिलेबस है वो दिया गया है या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो है ये एमपीएससी की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर पूरी आपको डिटेल दी जाएगी। उस पर आप बार बार फॉर्म भरने के बाद, जैसे कि आज से 24 में से इसका फॉर्म इसी वेबसाइट पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर जाके जिसने अपनी प्रोफाइल बना ली है वेल गुड है, जिसने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है फ्रेंड्स, पहले शुरू एमपीएससी की वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। आप डायरेक्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते हो एमपीएससी की वेबसाइट पे। जो फ्रेशर है उनके लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको वहाँ जाके पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आप आपकी पूरी डिटेल फिल करोगे। देन आफ्टर आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन का पोर्टल ओपन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके फिर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए फिल करना है। और जिसका प्रोफाइल बन चुका है, ओल्ड है, वो अपडेट कर लीजिए अपने प्रोफाइल को। और जो इसका ऑलरेडी अपडेटेड है वो डायरेक्ट आज से यानी 24 में से अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जल्दी से हो सकता है उतना करना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम ले सकते हो बट लास्ट तक मत जाना, क्योंकि एमपीएससी की वेबसाइट स्ट्रक होती है कभी कभी, तो प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए फ्रेंड, पूर्व परीक्षा का क्या होता है, ये गुनगुन 100 होते हैं, पेपर इंग्लिश मीडियम में होता है। और इसके जो सब्जेक्ट्स है, सिलेबस जो है वो यहीं पर मेंशन कर रखा है फ्रेंड। तो क्या होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप एक्ट। 10, 11, 12, तो टोटल कितने हैं, ये 12 जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे सब्जेक्ट है। ये सिलेबस है हमारा, इस पर हमको फोकस करके स्टडी करना है। देन नेक्स्ट पेपर का बता रखा है कि 200 गुण होते हैं। जो फर्स्ट पेपर प्री क्लियर करता है उसको मेंस में जाने का मौका मिलता है, और वो 200 मार्क उसको लेना चाहिए। प्रश्न पट्टी का 100 मार्क जो मैंने आपको बताया वही होती है, अंग्रेजी मराठी में क्वेश्चन होते हैं। चलिए, और इसका भी सिलेबस दे रखा है। अभी इसकी नीड नहीं है, वैसे तो प्री का एग्जामिनेशन इसको हम इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन इसमें सिविल और क्रिमिनल ऐसे 2 पेपर होते हैं जिसकी ये सब्जेक्ट्स है। जब मेंस का ऐड आएगा और हम लोग अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे हमारा प्री का एग्जामिनेशन, तब मैं उसको भी डिटेल में आपको बता दूँगी। अभी हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसका निकाल जो है, रेशो जो लगता है 1:3 लगता है, 50%। कब के बाद की है ये, मुख्य परीक्षा से निकाल मीन्स जो हमारा मेंस का एग्जाम होगा और इंटरव्यू की जो हमारा लगेगा रिजल्ट, वो 1:3 रेशो लगेगा। प्री का जो रिजल्ट लगता है फ्रेंड वो 1:10 रेशो लगता है। ओके, अभी है हमारा
50 गुण 40% नेसेसरी नहीं है, ये हम इंटरव्यू टाइम पे डिस्कस करते हैं. भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे, मेरिट लिस्ट आना चाहिए उसमें एक, ये भी नेसेसरी नहीं है, ये भी नेसेसरी नहीं. चलिए, परीक्षा की यादी जो है 1 वर्ष किंवा पुढील परीक्षेच्या अंतिम निकाल दिनांक त्यापैकी अगोदर जे घडले तोपर्यंत परीक्षा, चलो ठीक है, उसकी भी हमको भी नेसेसरी नहीं है. खालीलपैकी कोणत्या व्यक्ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नहीं, तो कौन से पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है, उसकी एक लिस्ट दे रखी है. बेसिकली है कि वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उस पर कोई गुनाह वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है. 2 से ज़्यादा उन जिसको बच्चे नहीं होना चाहिए. ओके, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है अगर तो इसके लिए देख लेते हैं. न्यायिक सेवेतून किंवा शासनाच्या किंवा संबंधित किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्यात आले असेल. ओके, निकाल दिया गया है किसी को, या काढून टाकण्यात आला असेल, रिटायरमेंट या फिर निकाल दिया गया है, किंवा बडतर्फ करण्यात आला असेल, किंवा न्यायिक सेवेतील किंवा शासनाच्या किंवा सांविधिक अथवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतील कोणत्याही पदाचा परिवीक्षा कालावधी पूर्ण केला नसेल, वो जो टाइम दिया होता है प्रोबेशन पीरियड वो कंप्लीट नहीं किया है, या उसको सेवा निकाल दिया गया है, किसी भी प्रॉब्लम से उस पर केस हुआ है, या उसने कुछ करप्शन का वगैरह उस पर कुछ चार्जेस वगैरह चल रहा है इसलिए उसको हटा दिया गया है, या फिर उसको सस्पेंड किया गया है, तो इस तरह के जो कैंडिडेट है वो क्या होने वाले हैं, एलिजिबल नहीं होने वाले एग्जामिनेशन के लिए. नैतिक अंत पद्धतांना समावेश असणाऱ्या गुन्ह्याच्या अपराधासाठी सिद्ध किसी क्रिमिनल वगैरह कुछ क्राइम करके रखा होगा, किंवा उच्च न्यायालय किंवा संघ लोकसेवा आयोग किंवा कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या परीक्षेस बसण्यापासून कायमचे किसी भी एग्ज़ाम ने, जैसा कि उसको क्या होता है, सस्पेंड किया जाता है. क्या बोलेंगे, सस्पेंड नहीं बोलते फ्रेंड, और भी एक वर्ड आएगा उसको, कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में दे रहे हो तो आपको बार्ड कर दिया जाता है. जैसे आप समझो चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, राइट. तो उस तरह से जो होता है आपको वहाँ पे बार्ड करके रखा होगा एग्जामिनेशन के लिए, या फिर क्या होगा, अपात्र ठहराने में आया होगा कि आप एलिजिबल नहीं हो देने के लिए, या फिर किसी कुछ गुनाह किया होगा, तो ये कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं होंगे. नेक्स्ट वन है उमेदवारीकरिता सेवा भरती प्राधिकरणावर कोणत्याही मार्गाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकला असेल किंवा, तो क्या होगा कि एमपीएससी के किसी भी मेंबर को जोर ज़बरदस्ती पास करा दो बोल के ऐसा कुछ काम करके रखा होगा, तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है. उमेदवार पुरुष असेल व त्याला एकापेक्षा जास्त हयात पत्नी असतील आणि उमेदवार स्त्री असेल तर हयात पत्नी असलेल्या पुरुषांशी स्त्रीने विवाह केला असेल किंवा 2 पेक्षा अधिक मुले असेल. 1 से ज़्यादा शादी हुई वाली होगी किसी के फ्रेंड, 1 or more marriages of one person solemnized two marriages with 2 wives, he is not eligible for this examination. And the man or woman who having 2 children, more than 2 children, is not eligible for this examination. And any criminal incidences or any restriction by the examination through the MPSC, they are also not eligible for this examination. Okay, अब ये सेवानिवृत्त की शर्तें हैं कुछ, वो हमको ज़रूरी नहीं है. और क्या इंपॉर्टेंट है, पूर्व परीक्षेकरिता अर्ज करण्याची पद्धत. अब हमको अर्ज किस तरह से करना है, हमारा जो प्री का जो अर्ज रिलीज़ होने वाला है आज से 24 में से, इसको हमको किस तरह से फिल करना है ये उसकी डिटेल है. द इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू फिल, ऑल द डिटेल्स गिवन फ्रॉम द 13 पॉइंट. ओके, सो वी स्टार्टेड. फर्स्ट पॉइंट, अर्ज सादर करण्याचे टप्पे. फर्स्ट टप्पा जो है इसका, द फर्स्ट स्टेप फॉर द एग्जाम फिलिंग द फॉर्म ऑफ दिस एग्जामिनेशन, खाते निर्माण करने. जो मैंने आपको बताया है कि आपको पहले क्या करना है, आपको प्रोफाइल बनाना है और विहित कालावधि में खालीपन लगाने आवश्यक कागज अपलोड. जो हमारे इन्फॉर्मेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल करते हैं, ऐसे जो भी सर्टिफिकेट्स है उसको अपलोड करना है साइट पे हमको. और परीक्षा शुल्क का सब जो हमारा एग्जामिनेशन फ़ी है वो भरना है. ओके, जिला केंद्र निवड करने, और हमको जो हमने ऊपर देखा औरंगाबाद, मुंबई और नागपुर, ये तीनों जो जगह है तीनों में ही हम एग्ज़ाम दे सकते हैं ना, तो तीनों में से आपको कौन सा चाहिए उसका निवड करना भी, सिलेक्शन करना भी इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वन इज़ नेसेसरी, यू नीड टू क्रिएट योर प्रोफाइल, देन अपलोड योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स, देन you need to pay examination fees and select your center of the examination. नेक्स्ट वन इज़ विहित कागज पत्र प्रदान अपलोड करने. जो हमको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं
वो कितनी होनी चाहिए, PDF फाइल होनी चाहिए पहले तो, और 50 KB की साइज़ होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB तक जा सकती है। कम से कम 50 KB होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 500 KB तक होना चाहिए। मिनिमम द डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इट मस्ट नेसेसरी ऑन द PDF फॉर्म, मिनिमम KB इज़ 50 एंड मैक्स KB इज़ 500। ओके, चेक एलिजिबिलिटी, पूर्व परीक्षा, चलो। एंड इसमें दूसरा है कि खिलाड़ू, दिव्यांग, माजी सैनिक वगैरह जो होगा ना, उन्होंने जो दावा किया है तो उनको वो भी कागज़ पत्र जो है वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगी। जिसने भी ये लिया है बेनिफिट ये सब चीज़ों का, उनको वो डॉक्यूमेंट भी क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। ऐड आपको मिल जाएगी, मैं लगा तो टैग भी कर दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड आपको अपलोड MPSC की साइट पे भी मिल जाएंगी, बिकॉज मेरे में भी वीडियो में ऐड इतना क्लियर नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, लेकिन ऐड आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये अच्छे से पढ़ लीजिए, या ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ। चलो, सर्वसाधारण अर्ज फक्त आयोगाच्या ऑनलाइन, ज़्यादा करके जो ऑनलाइन की वेबसाइट है जो इनकी, उसी पे वेबसाइट पे ही अर्ज करना संकेतस्थल ये दिया हुआ है mpsconline.gov.in। इसी पे क्या करना है आपको, आपका फॉर्म भरना है और टाइम पे पैसे वगैरह भर देना है, जिला निवड करना है। ठीक है, हो गया। हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था परीक्षा के कितना चार्जेस होने वाले, मैं आपको आगे बताऊँगी। ये रहा फ्रेंड 13.5 में जो है इसमें इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी कितनी होने वाली रखा हुआ है। ओपन के लिए है 394 ओनली, और जो अदर कास्ट है उनके लिए है 294 ओनली। ओके, तो इतना आपको पे करना है एग्जामिनेशन फ़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो परीक्षा शुल्क है वो बैंक के चार्जेस होंगे कोई अलग से, तो वो जो अगर बैंक लगा रही होगी कोई चार्जेस, जनरली लगाती नहीं है, 20-30 रुपये अगर किसी बैंक ने लगाया है तो लगाती है, अदरवाइज़ नहीं होता है। जैसा कोई क्रेडिट कार्ड पे होता है कि 30% वगैरह चार्जेस लगाते हैं वो, तो वो देखकर आप यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर 30-20 रुपीज़ कुछ लग सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ जगह पे नहीं भी लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो फीस भर रहे हैं हम लोग, पास हो या फेल हो, नॉन रिफंडेबल होती है। फेल हो गए तो वापस दो, ऐसा बोलना नहीं है, वो वापस मिलती नहीं है। लास्ट में सबमिट करके आपको पे कर देना है, और वो ऑनलाइन तरीके से भी आप भर सकते हो, स्टेट बैंक में भी कर सकते हो आप पेमेंट। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी जो खाते में पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद पावती जो होगी तैयार झाल्याशिवाय वो DD भी कर सकते हो। ओके, और लास्ट में आपको लॉग आउट करना है। ट्रांजेक्शन का आपका जो स्टेटस है, स्टेटस पे जाके चेक करना है पे हुआ या नहीं। मतलब बहुत बार क्या होता है कि आपके बैंक से अमाउंट कट जाती है, लेकिन जो होता है वो MPSC की साइट पे नहीं पहुंचती, तो आपको स्टेटस जाके चेक करना है कि उनके पास पेड बोल के लिखा हुआ आता है ऑप्शन। आप जाओगे फीस स्ट्रक्चर पे, तो वहाँ पर स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा पेड, तो वो पेड है क्या अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड, बिकॉज अगर वो पेड नहीं होगा तो आपको फिर से आपके बैंक से बात करके कंसर्न वो डिटेल क्लियर करके लेना पड़ेगा। आप बाद में ये नहीं ले सकते हो कि हमारी पेमेंट तो हो गई थी, बैंक से कट गई थी, ये कोई वो ऑप्शन नहीं देती स्पेसिफिकली उन्होंने, क्योंकि मेंशन कर रखा है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पेज है ऑफलाइन पद्धति ने जो DD करके होता है वो भर सकते हैं आप, बताया है, उसकी डेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेखनिक व अनुग्रह कालावधीत लक्षणीय बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तींच्या लेखी, अगर किसी जो बेंचमार्क वगैरह होते ना, अब 5 ऑक्टोबर तक क्या करना है आपको, 5 ऑक्टोबर जारी करण्यात आलेल्या लक्षणीय बेंचमार्क 21 में जो हुआ था ना 5 ऑक्टोबर, उसमें जो ये व्यक्ति लेखी परीक्षा देने वाला है असेल कार्रवाई करनी थी, तो वो अंध व्यक्ति के लिए जो टाइम वगैरह दिया जाता है ना उसका डिटेल उसमें दे रखा है फ्रेंड। दिव्यांग के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है लिखने के लिए, मगर उनको 7 दिन के अंदर क्या होता है, एक लेखी जो होता है रिटर्न एप्लीकेशन फॉर द MPSC टू इन्फॉर्म देयर अनएलिजिबिलिटी, मीन्स वो अंधे हो गए या फिर कुछ दिव्यांग होंगे, कुछ भी इस तरह से हो गए, तो उनको बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने में आना, तो ही उनको टाइम दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। ये भी मेंस के टाइम का है, इसलिए हमको अभी इसका कंसर्न नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी सब उसी बारे में बता रहा है। और इसमें जो आधार कार्ड है, ओळख प्रतिज्ञा UIDच्या अंकेसह डाउनलोड केलेले ई-आधार सादर करण्याच्या उमेदवारांना बाबतीत ई-आधार व उमेदवारांना नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्म दिनांक या तपशिलासह आधार डेट ऑफ आधार कार्ड व आधार डाउनलोड केलेल्या दिनांक असल्यास तसेच संपूर्ण फोटोसह रंगीन प्रिंट असेल आधार डाउनलोड केलेले असल्यास ई-आधार कार्ड वैध माना जाएल। जो ऑनलाइन से हमको पोर्टल पे मिलता है ना आधार कार्ड, अगर उसका प्रिंट आउट कलर निकाला हुआ है तो उसको भी एलिजिबल समझा जाएगा। और जिसकी शादी हो चुकी है उसको राजपत्र में जो हम डालते हैं ना, या फिर क्या होता है
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्याकडून नाव में बदल होता है शादी के बाद, तो नाव में जो बदल हुआ है वो उसको लाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। एक आपको आधार कार्ड लगेगा ना कंपलसरी एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय। और किसी का कैसा होता है, आधार कार्ड पे अलग होता है, शादी के बाद मोस्ट ऑफ लड़कियों का प्रॉब्लम है ये, शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, तो उसको जो उसका नाम कन्वर्ट हुआ है उसके लिए राजपत्र में दिया हुआ जो होता है ना हमारा फॉर्मेट, वो देके या फिर ऐसा मेरा नाम चेंज है बोल के उसका दाखला जो है उसका छायाचित्र मीन्स उसका प्रिंट आपको लेके आना पड़ेगा साथ में, यही बता रहा है ये। और जो है टाइम टू टाइम इस वेबसाइट पे जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी। और परीक्षा में जब आओगे तब आपको एक आधार कार्ड लाना है, या तो फिर आईडी कार्ड लाना है, पासपोर्ट लाना है, पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक ओरिजिनल और उसका एक ज़ेरॉक्स, एक ओरिजिनल और उसका एक ज़ेरॉक्स साथ में ले जाना ज़रूरी है। और इसमें जो है मोबाइल क्रमांक एक सेकंड ऊपर का एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, फिर वापस देखते हैं हम प्रवेश प्रमाण पत्र का क्या है। सो प्रवेश प्रमाण दिल्ली में प्रवेश ऑनलाइन जो आपकी ये वेबसाइट है इसके ऊपर क्या होगा, आपका हॉल टिकट रिलीज़ हो जाएगा। परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे 7 दिवस अगोदर उपलब्ध करून देण्यात, 7 दिन के पहले आपका जो है हॉल टिकट आपका वेबसाइट पे आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको दे दिया जाएगा। उसका आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और वो साथ में लेके जाना है वो हॉल तिकीट भी आपको। और परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वतःचे प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे, त्याशिवाय हॉल टिकट आपको साथ में ले जाना इम्पॉर्टेंट है बता रहा है फ्रेंड। और मोबाइल नंबर जो है आपका वो आपको याद रखना ज़रूरी है। चलो ठीक है, एक हफ्ते के पहले आपको ये सब डिटेल मिल जाएंगी फ्रेंड, क्या क्या करना है। आपका आधार कार्ड ले जाना है आपका साथ में, सिर्फ एक ओरिजिनल, और आपका जो हॉल टिकट होता है वो, और एक ज़ेरॉक्स दोनों की लेके जाना साथ में, इतना याद रखना फ्रेंड्स। और जाहिर जो अपनी वेबसाइट है तो हम सबको पता है mpsconline.gov.in या फिर mpsc.gov.in। ये दिनांक जो है 19 मई को ऐड आ चुका है, सबने बनाया, मैंने अभी तक इसलिए नहीं बनाया कि 24 तारीख से जो है 24 से ये स्टार्ट होने वाला था, 24 मई से, इसलिए मैंने आज बनाया है फ्रेंड्स। तो आप लग जाइए कामों पे, अपने अपने स्टडी पे। जितना भी डिटेल इस एप्लीकेशन से लेके जो ये रिलीज़ हुआ है, लगा मुझे कि आपको इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी बातें बताना चाहिए, जो मिसप्लेड होता है माइंड में, वो सारे आपके माइंड में कोई भी कंसेप्ट रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ आपको इन डेप्थ बताया है फ्रेंड्स। फॉर टुडे all the information giving to you as per this notification friend. That's wrap up today video. Thank you for all touching in advocate club. You go to channel for real examination update. If you found this information helpful, please give this video a thumbs up, subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated on future videos. If you have any question or require further assistance, please leave a comment down below and our team will be more than happy to help you. Wishing you all the best for your JMFC Maharashtra examination preparation. Until next time, keep studying, stay motivated and continue to be the advocate of justice. Goodbye friends.